नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वडोदरा लोकसभा क्षेत्र की। ये सीट गुजरात की कई अहम सीटों में कई मायनों में खास है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, वडोदरा से लोकसभा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। पहला सवाल आपसे, 18वीं लोकसभा में चुनकर आप पहली बार संसद पहुंचे हैं, गुजरात के सबसे युवा सांसद हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगती है आपको? एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें हमेशा यही प्रेरणा और संस्कार मिले हैं कि हमारे लिए सत्ता वह सिर्फ और सिर्फ सेवा का एक माध्यम है। जिम्मेदारियां बदलती रहती है और अलग अलग जिम्मेदारियों में जो भी जिम्मेदारी पार्टी हमें बताए वह जिम्मेदारी पे हम हमारा जो बेस्ट पॉसिबल है वो देने का प्रयास करते हैं। एक सांसद के रूप में जब वडोदरा की जनता ने मेरा चयन किया तो मैं मानता हूं कि यह आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, वडोदरा की जनता का आशीर्वाद है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठतम इकाई के जो नेता हैं उनका भी। और मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के आशीर्वाद से भी यह शक्य होता है। और जैसे कि आपने बताया कि एक युवानतम सांसद में से जब मेरा चयन हुआ तो गुजरात में सबसे यंगेस्ट सांसद के तौर पे एक बहुत ही युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। हर एक युवा को लगता है कि नहीं, जो मोदी जी लाल किले पर से बोले थे कि हमें ऐसे युवाओं को आगे लाना है जिसकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि भी नहीं है और फिर भी वह नेतृत्व कर सकते हैं। तो वैसा एक जीता जागता एग्जाम्पल उन्होंने वडोदरा के लिए सेट किया, उसके लिए मैं उनका आभारी। सर, इतनी बड़ी जीत के साथ आप संसद पहुंचे हैं, इसका श्रेय आप किसको देते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में? मैं इसका श्रेय देता हूं हमारे जो संसदीय दल के हमारे नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ इकाई और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को। क्योंकि जब चुनाव का प्रचार होता है, जब चुनाव के लिए हम जब आगे आते हैं तब हम अकेले चुनाव नहीं लड़ते, हमारे साथ साथ हमारे पार्टी के सभी स्तर के जो बूथ से लेके लोकसभा तक सभी लोग उसमें चुनाव में अपना अपना योगदान देते हैं। जैसे कि राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। उस तरीके से एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता उसमें अपना योगदान देते हैं। और जब मतदाता वडोदरा का, आपने जैसे बोला कि मोदी जी ने भी यहाँ से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो मोदी जी के लिए वडोदरा को एक विशेष प्रेम है और वडोदरा की जनता भी बहुत ही तहे दिल से मोदी जी को चाहती है। और उसी चाहत को आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझे इतने सारे मतों से जिताया। और मैं मानता हूं कि वडोदरा जो विकसित भारत 2047 का जो मोदी जी का स्वप्न है उसमें वडोदरा बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म पोरबंदर में हुआ और आपकी शिक्षा वडोदरा में हुई, तो कैसे हुई ये शुरुआत? नवोदय विद्यालय में मैं कक्षा 6 से 12 तक मैं पढ़ा और उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हॉस्टल में ही पहले से घर से दूर रहने की मुझे एक आदत मेरी हुई। और फिर मैंने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी SSG हॉस्पिटल बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्य करना मैंने शुरू किया। और जब वडोदरा में जब आए तो जिस प्रकार से विभिन्न फैकल्टी के लोग साथ में हम हॉस्टल में रहते थे, तब मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स और सोशल वर्क वो मेरी दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको मैंने मेरी लाइफ का मिशन बना सकता हूँ। और वहीं विद्यार्थी परिषद में काम करते करते फिर मैंने डिसाइड किया कि इधर मैं MSW करूँगा या MHRM करूँगा, पर मेरा नेक्स्ट में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क जहाँ हम आज बैठे हैं वहीं से मैं करूँगा। तो फिर मैंने यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में MHRM मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया, जहाँ पे 50% रूरल सेटअप में हमको एक्सपोजर मिलता है, फील्ड में हमें जाके काम करना होता है। वह एक कार्यकर्ता को जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। सर, बचपन आपका कैसा बीता पोरबंदर में? कुछ बताएंगे बचपन की कोई याद?
बचपन में तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्कूलों की यादें हैं, जहाँ पे जो पहली जो बोलते हैं ना कि पहली खुशी या पहला गम, वो मैंने दोस्तों के साथ बांटा है। क्योंकि माता पिता तो मेरे साथ नहीं थे, पर तब मैं ऑरेटरी स्किल्स में और उसमें बहुत ही धीरे धीरे रुचि मेरा बढ़ना शुरू हुआ था। और तभी हमारे जो ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन होती है या सिंगिंग कंपटीशन होती है, उसमें भी मेरे क्लास में या मेरे जो हाउस था वहाँ से मुझे नॉमिनेट करते रहते थे। छात्र नेतृत्व में भी मैंने बहुत, तब स्कूल में भी मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, तो उस हिसाब से भी मुझे कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ पे मैं मेरे स्काउट एंड गाइड के अंदर हो या एनसीसी के अंदर हो, मैं कुछ मेरा योगदान दे सकूँ। तो बचपन वैसे परिवार से दूर रहना पहले ही मुझे सिखा दिया गया भगवान के द्वारा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि परिवार से मेरा नाता ही टूट जाए और परिवार का जो मेरा भाव है वही ना रहे। तो मैं परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं और मेरी जो बोलते हैं जो मेरी फीलिंग्स है वो अभी भी ऐसे ही इंटैक्ट रही हैं। पर मुझे पहले से ही ऐसा एक्सपोजर मिला कि हमें दुनिया देखना है, वहाँ से बहुत कुछ सीखना है, और वो सीख के हम अपने क्षेत्र में या अपने ग्रुप में हम कैसे उसको वैल्यू एडिशन कर सकें। छात्र जीवन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि विज्ञान संकाय का भी आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, तो कैसे, क्या कुछ जिम्मेदारियां थी और क्या वहां से आपको सीख मिली? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब हम काम करते हैं, वह कार्य में समरसता, संभाव, यह सारी चीज़ें एक गुणों की तरह हमारे अंदर आत्मसात करने का हमें मौका मिलता है। विभिन्न स्वभाव के लोगों के साथ रह कर कैसे हम अपने जो हमारा जो गोल है उसको अचीव कर सके, उसके लिए भी कई सारी प्रेरणा हमें ऐसे कार्य करते हुए मिलती रहती है। तो जब मैं जीएस था तभी ये फैकल्टी के अंदर भी किस प्रकार से डेवलपमेंटल अगर मुझे वर्क करना है, तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जब हम बैठक लें तो बैठक में हम ही सब बोलते रहें और दूसरों को ऐसा डायरेक्टिव मोड पे हम उसको इंस्ट्रक्शन दें, उससे अच्छा हम सबसे लास्ट में बोलेंगे, पहले आप सब बोल लीजिए, उसमें से अगर कोई आइडिया आता है तो उसको भी क्या हम इम्प्लीमेंट कर सके कि नहीं। तो सबको साथ में लेने का जो भाव है वह विद्यार्थी परिषद और मेरा जनरल सेक्रेटरी का जो मेरा दायित्व था उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। राजनीतिक रूप से आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, या यूँ कहें कि आप जन सेवा से कब से जुड़े? जन सेवा से तो वैसे कह सकते हैं कि मैं मेरे स्कूली शिक्षा के टाइम से ही जुड़ा था। उसके बाद जब कॉलेज में आए तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से यहाँ पे छात्र चुनाव भी एक बहुत अच्छा माध्यम रहता था पहले। अभी तो हाल में वो छात्र चुनाव यहाँ पे बंद किए गए हैं, परंतु तब तो छात्र चुनाव भी ऐसा था कि जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर कैसे कैंपेन करना है, कैसे बात अपनी रखनी है और कैसे विविध सरकारी योजनाओं के लिए भी आगे हमें बढ़ना है। तो तब से मेरा सक्रिय राजनीति में मेरा शुरुआत हुआ और फिर पार्टी के अंदर युवा मोर्चा में मुझे दायित्व मिले। युवा मोर्चा का जो हमारा शहर का महानगर का जो डॉक्टर सेल है उसका मैं कन्वीनर बना और उसमें भी एक विस्तारक के रूप में भी जाना होता था। प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में कई सारे दूसरे भी राज्य के चुनाव हो या दूसरे जिलों के चुनाव में भी मुझे दायित्व मिला। उस हिसाब से 11 साल तक यह सब अनुभवों के तौर पर युवा मोर्चा के बाद में मुझे हमारा यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका एजुकेशन बोर्ड का मैं वाइस चेयरमैन का दायित्व मुझे पार्टी ने दिया। तो उस तरीके से मेरा जो सफ़र है वो आगे बढ़ता गया। सर, अगर वडोदरा के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और विश्वामित्र नदी की सफाई, पर्यावरण, टूरिज्म, आपकी प्रायोरिटी क्या है? किस पर सबसे ज़्यादा फोकस है आपका? जब चुनाव हो रहा था तब भी मुझे जब ऐसा सवाल पूछे जा रहे थे या जब मैं लोगों से बात करता था तब मैंने बोले थे कि हमारे 3 ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी प्राथमिकता रहेंगे कि जो वडोदरा को पूर्ण रूप से विकासशील होने में बहुत मदद करेंगे। तो वैसा सबसे पहला तो विश्वामित्री का आपने जो बात किया, हमारा जो रिवर है वो फ्लडिंग रिवर है, उसकी वजह से हर 3 साल में एक बड़ा फ्लड आता है। पर जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए बात रखा था वो भगवान की कृपा से और हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में विश्वामित्री प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो गया है और जब हम अभी बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट पे काम शुरू भी हो गया है और 1200 करोड़ का फर्स्ट फेज़ का विश्वामित्री प्रोजेक्ट उसके लिए काम चालू हो गया है। तो जो 3 थे उसमें पहले विश्वामित्री प्रोजेक्ट वो शुरू हुआ, उसके बाद रिंग रोड
तो रिंग रोड में भी अभी तक जो सेकंड फेज़ का कार्य है वो हमारे गुजरात सरकार ने उसको भी बहाली दे दी है और वो भी 350 करोड़ का रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी अभी शुरू हो गया है। अभी एक तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि जिस पर अभी काम मेरा चल रहा है वह है वडोदरा को अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स की कनेक्टिविटी प्रदान करना, क्योंकि वडोदरा वो गुजरात के मध्य में है। आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना हो, पावागढ़ जाना हो या कहीं भी मध्य गुजरात की अच्छी जगह पे जाना हो तो वडोदरा आपको सेंटर पे रहेगा और वहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट शुरू होंगी तो मुझे लगता है कि पूरे गुजरात को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए भी कई सारी हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं एविएशन मिनिस्ट्री से और मैं बहुत ही आशास्पद हूँ कि एक आध साल में वह चीज़ भी पूरी हो जाएगी। संसद में आपकी भूमिका की बात करें तो अभी आपने क्वेश्चन आवर में भी पार्टिसिपेट किया, आपने संविधान की गौरवशाली यात्रा जो है उस पर भी चर्चा में भाग लिया। तो आप कैसा आप अनुभव साझा करना चाहेंगे? क्या रहा आपका पहला अनुभव वहाँ पर संसद में बोलने का, और आपको क्या लगता है कि संसद में जब चर्चा होती है तो वहाँ जिस तरह से हंगामा होता है वो सारी चीज़, तो क्या व्यवहार होना चाहिए, संसदीय आचरण कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो एक युवा सांसद के रूप में, फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में संसद का अगर मैं आपको अनुभव बताऊं तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही पुण्य की बात है, बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि जब मैंने पहली बार वो संसद भवन में बतौर सांसद मैंने पैर रखा। मैं अपने आप को यहाँ पे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तब बहुत ही भावुक हुआ था। मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण थी और मैं सिर्फ यही भगवान से मैंने प्रार्थना की, वहाँ पे बैठे बैठे अंदर संसद के गृह में बैठकर मैंने प्रार्थना की कि भगवान बस ये मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उससे मुझे सब अच्छे काम करवाइएगा, उसकी प्रेरणा और शक्ति मुझे दीजिएगा। और जब चर्चा में भाग लेने की बात आती है तो मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का, कि वो फर्स्ट टाइम एमपीज़ को बहुत ही आगे बढ़ाते हैं। वह फर्स्ट टाइम एमपीज़ को बहुत ही कंफर्ट जोन में अपने लाके बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं और वह बताते हैं कि आपको बोलना ही चाहिए और उनको मौका भी देते हैं। उससे हमें अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एमपी हमें बोलने के लिए थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, परंतु वो एंग्जाइटी को वो अपने कंफर्ट से वो उसको दूर करते हैं। और दूसरी बात जब मैं आपको बताऊं तो मैंने हेल्थ पे भी बात रखा था बजट में और संविधान की गौरवशाली यात्रा में भी मैंने मेरे विचार प्रस्तुत किए, परंतु ये जो हंगामे वाली बात आपने बोली तो तब मुझे एक युवा सांसद के तौर पे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे और ऐसी बात करते थे कि ये तो आज तो हाउस एडजर्न हो गया है, तो अभी जब मैं सांसद के तौर पे जब मैं सेशंस होता है मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरी यह अपेक्षा होती है कि आज के दिन मैं मेरे विस्तार के लिए ये मुद्दा रखूँगा संसद में, और मेरे लोगों की भी ये अपेक्षा होती है कि वहाँ पे संसद में गए हैं हमारे सांसद तो वो हमारे लिए कुछ वहाँ पे बोलेंगे। और जब ये हाउस एडजर्न होता है और हमारे क्वेश्चंस भी जो क्वेश्चन लगे हुए होते हैं उस पर हम बात अपनी रख नहीं सकते, यह बहुत ही दुखद बात है। मैं मानता हूँ कि सिर्फ कोई छोटे मुद्दों को सेंसेशनलाइज करने के लिए हमें हमारा संवाद को रोकना नहीं चाहिए। जितना जिम्मेवारी संविधान का और हमारे सदन के चलने का पक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का होता है, इतना ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष का भी होता है। तो साथ में मिलकर हम अच्छे से इसमें कार्य करें, वैसी एक मेरी अपेक्षा भी है, एक प्रार्थना भी है कि दोनों पक्ष हम साथ में मिलकर एटलीस्ट सदन का जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी हिंडर नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें साथ में मिलकर सोचना चाहिए। जोशी जी, वडोदरा की जनता ने तो आपको 5 साल के लिए लोकसभा भेज दिया, तो क्या आगे की योजनाएं हैं आपकी और क्या आप यहाँ की जनता के लिए करेंगे? मैं मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मुझे मिली हुई शिक्षा के बदौलत हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वडोदरा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी का क्षेत्र है और वह जब राजा थे उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में मैं आपको बताऊं तो B.R. अम्बेडकर जी इतना आगे नहीं आते अगर उनको महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप देकर लंदन नहीं भेजा होता। तो उतना महत्वपूर्ण उनका शिक्षा में योगदान था। नारी शिक्षा का भी उसमें उनका बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स थे। तो शिक्षा को लेके मुझे अभी बहुत ही काम करना है, तो फिर वो स्मार्ट क्लासरूम हो या आंगनबाड़ी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, उसमें मेरा फोकस है।
दूसरा चीज़ है कि किस तरीके से वडोदरा जब हमारा यहाँ पे सेंटर में है, हम यहाँ पे ऐसा मेडी सिटी जैसे अहमदाबाद में है वैसा मेडी सिटी यहाँ पे भी डेवलप करें कि स्वास्थ्य को संबंधित जो कोई भी सारवार हो वो वडोदरा की नागरिक को वडोदरा में ही मिलनी चाहिए और वह बहुत ही किफ़ायती दाम में मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे निर्माण हो, उसके लिए भी हमारा प्रयास है। और दूसरा, वडोदरा है वो कल्चरल कैपिटल है, तो वडोदरा जो सांस्कृतिक पाटनगर हम बोलते हैं, तो वो सांस्कृतिक की धरोहर को किस तरीके से हम आगे लाएं। वडोदरा के गरबे मैं आपको बताता हूँ, पूरे दुनिया में सबसे अच्छे गरबे वडोदरा में होते हैं। अहमदाबाद में, सूरत में, मुंबई में भी गरबे होते हैं, परंतु जो उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो प्राचीन परंपरा है, उसको अभी तक वडोदरा ने निभाए रखा है। तो उसको पूरी दुनिया देखे, उस हिसाब से हमें प्रयास करने हैं। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं तो वडोदरा है वह एक अच्छे सिटी के रूप में बाहर आए, एक अच्छे उसका पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसमें स्पोर्ट्स का भी इतना योगदान है क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमारे वडोदरा में है। गुजरात की जो स्टेट की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो भी वडोदरा में निर्माण अभी हो रही है उसका। तो स्पोर्ट्स को लेके भी कल्चर वडोदरा में बहुत ही आगे बढ़े, उसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे। आपने सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ाने की आगे बात की कल्चरल एक्टिविटी में, क्योंकि अपनी विरासत और धरोहर को ये संजोए हुए है। तो यहाँ की ज़्यादातर दुकानें देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हर एक दुकान में अपनी एक संस्कृति की झलक दिखती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर लोग आते हैं विजिट करने के लिए, तो कैसे आप यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिले, उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? यहाँ के व्यापारियों को जो लाभ मिले उसके लिए जो उनका जो पूरा फेडरेशन है, उनके साथ हमारे फ्रीक्वेंटली डायलॉग्स होते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोकेशंस मिले। वो लोकेशंस में उनको कोई भी प्रकार का हिंड्रेंस ना हो, वहाँ पे अगर कोई एंक्रोचमेंट या इलीगल एक्टिविटीज़ होती हो तो उसको हम वो करें और उनके आसपास का जो एरिया है वो उस हिसाब से डेवलप हो कि जिससे उनका जो बिज़नेस है वो नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। उस हिसाब से हमें पूरा आगे बढ़ना है। और बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स के भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे व्यवसाय चल रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए भी हमारे प्रयास रहेंगे। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं आगे के लिए? मैं मानता हूँ कि मोदी जी के दिल के अगर सबसे करीब कोई हो तो वो हमारे दिव्यांगजन है। और जब दिव्यांगजनों की बात होती है तो उनके आँख में एक अलग ही चमक होती है। आज आप देखिए कि पहले दिव्यांगों को अलग तरीके से देखा जाता था, अब मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए ही एक डेडिकेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाई है और उनको समाज में एक अलग स्थान दिया है। तो मेरा जो कार्यालय है, कार्यालय में भी हमने एक दिव्यांगजन एक टीम मेंबर के तौर पर रखा है और कई सारे जो ऐसे दिव्यांगजनों के जो मामले हैं, जैसे कि मोदी जी ने इस बार पैरालंपिक्स में हमारे देश में सबसे ज़्यादा, ओलंपिक से भी ज़्यादा मेडल पैरालंपिक में हमने जीते हैं। और वडोदरा के अंदर जो समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको मेरे सांसद बनने के 2 महीने के भीतर मैंने पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मदद लेकर पूरा दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल बना दिया। तो मुझे आपको बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस फरवरी में हम पैरा टेबल टेनिस चैम्पियनशिप यहाँ पे नेशनल लेवल का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे दिव्यांगों को जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, मैं मानता हूँ कि वो हमसे भी आगे जा सकते हैं। तो वैसे सभी प्रयास जो दिव्यांगों को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देने से रोक रहे हैं, उसमें कार्य करके वो अड़चनों को हटाकर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वैसे मेरे प्रयास रहेंगे। वैसे तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, लेकिन हर किसी के कोई ना कोई शौक होते हैं, तो आपकी क्या हॉबी हैं? राजनीति के अलावा मैं मेरे दोस्तों से मिलना, कई बार मतलब साल में 1-2 बार कुछ कविता मुझे लिखने का शौक़ है, थोड़ा वो भी मैं करता हूँ और म्यूज़िक सुनना और कभी कभी गाना मुझे अच्छा लगता है। आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर उन लोगों को जो राजनीति में आना चाहते हैं, युवा नेतृत्व की भूमिका में आना चाहते हैं? हमें विद्यार्थी परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार हो, उसकी संस्कृति हो, उसमें एक चीज़ हमें बहुत ही अच्छी सीखने को मिली है कि अच्छा कार्यकर्ता अच्छा नेता बन पाता है, पर अच्छा नेता अच्छा कार्यकर्ता हो वो ज़रूरी नहीं है।
तो हमें कार्यकर्ता तो अच्छा रहना ही है। उससे क्या होगा कि कभी भी जब भी पार्टी ने आपके लिए कुछ सोचा होगा तो वह जिम्मेदारी है वो आपके सिर नहीं चढ़ जाएगी। तो हमें अच्छा कार्यकर्ता बने रहना है। हमें जो भी हमको जवाबदारी मिले उसमें अच्छा हमारा बेस्ट देने का हमें प्रयत्न करना है। और मैं मानता हूँ कि अभी आज मैं सांसद हूँ, 5 साल के बाद अगर मान लो कि मेरी जिम्मेदारी कोई चेंज हो जाती है तो मेरा जो कार्यकर्ता के नाम का जो मेरा टैग है वो मेरे साथ मरते दम तक रहने वाला है। तो अगर हम अपने आप को हमारी यह पूरी जिम्मेदारी को आत्मसात करके एक कार्यकर्ता अच्छे बने रहेंगे तो हमें पार्टी कोई भी जिम्मेवारी देगी वो हम अच्छे से अच्छी तरह से निभा सकेंगे। तो युवाओं को मुझे यही बोलना है कि हमें जिम्मेदारी की राह देखकर ऐसा नहीं बोलना है कि अगर मेरे पास ये आएगा तो मैं ये करूँगा। हमें काम करना शुरू कर देना है। जिम्मेदारी तो वो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी संसद टीवी से बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे वडोदरा से लोकसभा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी को, जो कि युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में जाने जाते हैं और अपनी सक्रियता और जनसंपर्क के कारण काफी लोकप्रिय हैं। वडोदरा से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अहम मुद्दों पर काम कर रहे हैं। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।